अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को, है दम तो उसे मिटा कर दिखा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार शानदार एग्रीकल्चर की क्लास में। जैसा कि आज जानते हैं, हम आपको बताएंगे 5 का आंकड़ा, मतलब कि दोस्तों 5 का आंकड़ा मतलब 5 फसलें आपको बताने वाले हैं। 5 फसलों की जानकारी देंगे आज हम आपको बस कुछ ही मिनटों में। जैसे कि दोस्तों कौन कौन फसलों की जानकारी देने वाले हैं दोस्तों हम आपको। सबसे पहले दोस्तों देंगे धान की। क्या देंगे दोस्तों? धान की। सबसे पहले देंगे धान की देंगे, गेहूं की देंगे, मक्का की देंगे, बाजरा की देंगे और ज्वार की देंगे। सबसे पहले लेकिन स्टार्ट करते हैं धान, यानी कि धान। अब बात करें धान का विकास कैसे हुआ। धान का विकास कैसे हुआ मतलब कि मानव ने धान की शुरुआत कैसे की। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव ने धान की शुरुआत कैसे की। दोस्तों देखो, पूरे संसार में, पूरे विश्व की बात करें तो धान की जो प्रजातियां हैं ना, धान की जो प्रजातियां हैं ये 24 हैं। कितनी है? 24 है, जिसमें कि 2 की खेती की जाती है। 2 की खेती करते हैं, जिसमें कि 2 की खेती करते हैं। कौन कौन करते हैं अभी हम बात आते हैं। सबसे पहले 2 की खेती करते हैं। 2 आपको बता दें कौन करते हैं। सबसे नंबर पर एक आता है ओराइजा गिलेबेर्मा। एक आता है ओराइजा गिलेबेर्मा, एक आता है क्या? ओराइजा गिलेबेर्मा। एक आता है ओराइजा सटाइवा, एक आता ओराइजा गिलेबेर्मा, एक आता ओराइजा सटाइवा। हम आपको बता भी तो दें, ओराइजा गिलेबेर्मा कहाँ करते हैं ये दोस्तों? जो दक्षिण अफ्रीका के लोग होते हैं ना, कहाँ के दोस्तों लोग होते हैं? दक्षिण अफ्रीका के लोग होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जो लोग होते हैं ना, वो ये खेती करते हैं ओराइजा गिलेबेर्मा। जो ओराइजा जो सटाइवा है, हम लोग पढ़ते हैं, 9 में पढ़ा होगा धान की खेती, हाई स्कूल में पढ़ी होगी। अगर आप हाई स्कूल से हो, फर्स्ट में पढ़ी होगी कि धान का वनस्पति नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। तो ओराइजा सटाइवा हम लोग करते हैं। ओराइजा सटाइवा सबसे ज़्यादा पूरे संसार में कौन की जाती है? ओराइजा सटाइवा सबसे ज़्यादा पूरे संसार में की जाती है। सबसे समझिए दोस्तों, पूरे संसार में ये करते हैं, ओराइजा सटाइवा की जाती है। सबसे ज़्यादा ओराइजा सटाइवा ही करते हैं। अब बात करें दोस्तों, देखो ये 2 खेती की जाती है, ओराइजा सटाइवा। तो ओराइजा जो सटाइवा है ना, ध्यान समझना, जो ओराइजा सटाइवा है ये भी इसकी भी 22 उपजातियाँ हैं। कितनी हैं? 22 उपजातियाँ हैं। 22 उपजातियाँ हैं, ठीक। कितनी है? इसकी भी 22 उपजातियाँ हैं। उसमें मैं 3 उपजातियाँ हम अब आपको बताते हैं। 3 उपजातियाँ। सबसे नंबर पर इसका नंबर सबसे पहले आता है ओराइजा। एक आता है ओराइजा सटाइवा, एक आता है ओराइजा सटाइवा इंडिका। क्या है? ओराइजा सटाइवा इंडिका। ये दोस्तों कहाँ करते हैं? इंडिका यानी इंडिया में करते हैं। कहाँ करते हैं? भारत में करते हैं। भारत माता की जय। ठीक दोस्तों, उसके नाम और आता है का नंबर। एक आता है ओराइजा सटाइवा कौन? ओराइजा सटाइवा। एक आता है ओराइजा सटाइवा कौन? जापोनिकम। ये कहाँ करते हैं? जापोनिकम मतलब जापान में की जाती है दोस्तों। कहाँ करते हैं? जापान में की जाती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, और एक आता है का नंबर क्या? ओराइजा सटाइवा क्या है? ये जापोनिकम है। जापोनिकम क्या है? जापोनिकम। ये दोस्तों कहाँ करते हैं? जापोनिकम माने यानी कि ये करते हैं दोस्तों इंडोनेशिया में करते हैं। ठीक दोस्तों, इसकी ओराइजा सटाइवा की 22 उपजातियाँ हैं। तो 22 उपजातियों में से एक ओराइजा सटाइवा ये इंडिया में की जाती है। ओराइजा सटाइवा जापोनिकम ये जापान में की जाती है। ओराइजा सटाइवा एक जापोनिकम है, ये इंडोनेशिया में की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों, इस पर ही बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें गुणसूत्र कितना होता है दोस्तों। इसमें गुणसूत्र कितना होता है दोस्तों बता दें। इसमें गुणसूत्र कितना होता है दोस्तों? इसमें गुणसूत्र होता है 2 के 24। ठीक दोस्तों, और इसमें बात करें इसका पुष्पक्रम कैसा होता है दोस्तों। इसका पुष्पक्रम कैसा होता है दोस्तों? जल्दी कमेंट करें दोस्तों। पेनिकल होता है दोस्तों, पेनिकल इसका पुष्पक्रम होता है दोस्तों। और अब बात करें दोस्तों इसका फल प्रकार कैसा। एक बात याद रखना, जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं, समझिए, जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका फल प्रकार कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है।
ठीक दोस्तों, क्या होता है? कैरियोसिस होता है। जितने भी खाद्यान्न फसलें उनका फल प्रकार कैरियोसिस होता है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी बीज दर। इसकी दोस्तों बीज दर क्या होती है? इसकी बीज दर देखो, एक बात कर, सबसे पहले बात करते हैं डेपोक विधि की। डेपोक विधि जो जैसे कभी कभी एग्जाम में आ नहीं जाता है कि डेपोक विधि किससे संबंधित है, तो धान से संबंधित है। डेपोक विधि जो दोस्तों है ना, इसकी कितनी है? इसकी 75 से है 90 किलोग्राम। ठीक दोस्तों, इसकी 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होता है, प्रति हेक्टेयर। ठीक दोस्तों, प्रति हेक्टेयर। उसके बाद में आता है दोस्तों SRI। कभी कभी आ जाता है कि SRI किससे संबंधित है, तो SRI किससे संबंधित है? धान से। तो SRI में कितनी होती है? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। ठीक दोस्तों, अब उसमें बात करते हैं छिड़कावा विधि में कितनी होती है, किसकी होती है? छिड़कावा विधि में दोस्तों कितनी होती है? 100 किलोग्राम होती है प्रति हेक्टेयर। दोस्तों 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है छिड़कावा विधि में। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या संकर बीज दर, यानी कि संकर धान होती है ना, संकर धान, तो इसकी बीज दर कितनी होती है दोस्तों? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। क्या होती है दोस्तों? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। संकर धान की बीज दर होती है कितनी? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है संकर धान की बीज दर। ठीक दोस्तों, कटक उड़ीसा है। ठीक दोस्तों, उसके बाद में आते हैं दोस्तों क्या है? उसके बाद में IRRI यानी कि इंडियन राइस इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है दोस्तों? ये है मनीला। ये कहाँ है दोस्तों? मनीला फिलीपींस है। फिलीपींस। ठीक दोस्तों, मनीला फिलीपींस है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आता है कि क्या आते हैं, ये आपकी हुई। देखो, टेंशन मत लेने का, वीडियो आपको मतलब कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खेती आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब कि एकदम ऐसे चलते बिल्कुल, मतलब कि जैसे आज सारी फसल, जैसे कि 5 का आंकड़ा ले लिया। ठीक है, 5 का आंकड़ा ले लिया, 5 आज बीज दर, इसका उत्पत्ति स्थान सब बता देंगे। जो कल बताएंगे, कल इसका रोग बता देंगे, रोग कीट इसमें कौन सा लगता है। ठीक, बस यही बने। मक्का। अब बात करें इसका उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान बताइए क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? मैक्सिको है। इसका मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? मैक्सिको है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? मैक्सिको। मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? मैक्सिको है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद में बात करें इसमें गुणसूत्र कितना होता है दोस्तों? इसमें गुणसूत्र कितना होता है? इसमें गुणसूत्र होता है 20 दोस्तों। कितना होता है इसमें गुणसूत्र होता है 20। और बॉटल नेम क्या होता है? जियामेज होता है। बॉटल नेम। ठीक है, जियामेज होता है। और कुल तो आपको पता ही है, कुल क्या है? ग्रेमिनी होता है। ठीक, कुल क्या होता है? कुल ग्रेमिनी होता है, जियामेज होता है। अब बात करते हैं कि देखो, अब एक चीज आप याद रखना, क्या है? जो मतलब कि दोस्तों जो ये प्लांट है ना, ये कौन है? ये शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक दोस्तों, शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि C3 है दोस्तों। और जो C4 होते हैं वो कौन होते हैं? वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। ठीक दोस्तों, ये C3 है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना दोस्तों, क्या एक चीज़ आप याद रखोगे आप? एक चीज़ दोस्तों बहुत अच्छी है कि इसमें जो दोस्तों प्रोटीन होती है ना, इसमें जो प्रोटीन होती है, इसमें जो दोस्तों प्रोटीन कितनी होती है? 10% होती है। कौन सी होती है? ओपेक 2। ठीक, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मक्का में प्रोटीन कौन सी होती है? ओपेक 2 मक्का में प्रोटीन होती है और 10% होती है। और वसा बात करें तो वसा इसमें कितनी होती है दोस्तों? इसमें वसा होती है 4% होती है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट इसमें 70% होता है। ठीक दोस्तों, और हाँ, धान में 6 से 7% प्रोटीन होती है। मैंने मतलब कि चीज़ें बाद में याद आती हैं कि चीज़ें अभी हमने बताई नहीं। ठीक, धान में होती है 6 से 7% प्रोटीन होती है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि परीक्षण भार इसका, यानी कि इसका परीक्षण भार कितना होता है दोस्तों? इसका परीक्षण भार कितना होता है दोस्तों? इसका परीक्षण भार होता है 200 से 250 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 200 से 250 ग्राम। ठीक दोस्तों, 200 से 250 ग्राम होता है। और धान का परीक्षण भार कितना होता है दोस्तों? 25 ग्राम होता है। धान का परीक्षण भार 25 ग्राम होता है। और बासमती जो धान होता है उसका परीक्षण भार कितना होता है? मतलब कि उसका वजन, धान का वजन होता है 25 ग्राम। और जो बासमती एक चावल होता है ना, उसका परीक्षण भार होता है दोस्तों 21 ग्राम। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आगे। ठीक दोस्तों, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। गेहूं को किस तरीके से बोया गया, गेहूं की डिटेल में बात करते हैं। मतलब कि गेहूं का क्या इतिहास रहा। जैसे धान की प्रजातियां थी ना,
ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जापोनिकम, ये अलग अलग धान की प्रजातियाँ थी। ऐसे ही इसकी प्रजातियाँ गेहूँ की। गेहूँ को किस तरीके से बोया गया हम बात करते हैं। सबसे पहले गेहूँ का वर्गीकरण किया हम लोगों ने। क्या किया? गेहूँ का वर्गीकरण हम लोगों ने किया। ठीक है दोस्तों, तो गेहूँ के वर्गीकरण कैसे किया? गेहूँ के वर्गीकरण पहले एक डिप्लॉइड किया। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है डिप्लॉइड। ठीक है, तो डिप्लॉइड में कभी कभी आ जाता है कि डिप्लॉइड में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 14 होती है। फिर आता है दोस्तों टेट्राप्लॉइड। क्या होता है? टेट्राप्लॉइड आता है। फिर दोस्तों आता है हेक्साप्लॉइड। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हेक्साप्लॉइड। उसके बाद में आता है दोस्तों जो डिप्लॉइड दोस्तों है ना, ये टिटकम मोनोकोकम कहते हैं इसको। इसका साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? टिटकम मोनोकोकम है। क्या है इसको? टिटकम मोनोकोकम है दोस्तों। 1% क्षेत्रफल पर ये गेहूँ उगाया जाता है दोस्तों। फिर आता है टेट्राप्लॉइड। क्या आता है दोस्तों? टेट्राप्लॉइड आता है। मतलब कि टेट्राप्लॉइड में कभी कभी कहते थे इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 228 होती है टेट्राप्लॉइड को। उसके बाद में आता है हेक्साप्लॉइड। इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 242 होती है दोस्तों। अब बात करते हैं टेट्राप्लॉइड पे। दोस्तों टेट्राप्लॉइड है ना, इसको दो भागों में बांटते हैं। इसको क्या भागों में बांटते हैं? इसको दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आप उपमा और सूजी खाए होंगे, इसी में आता है टेट्राप्लॉइड में आता है। टेट्राप्लॉइड को दो भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन आता है? एक टिटकम डाइकोकम आता है, एक टिटकम ड्यूरम आता है। जो टिटकम डाइकोकम है ना, ये टिटकम जो डाइकोकम है इसे इमर गेहूं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे इमर गेहूं भी कहते हैं दोस्तों, टिटकम डाइकोकम को। जो हम लोग उपमा खाते हैं, आपने साउथ वाली फिल्में देखी होंगी, उसमें उपमा की ज़्यादा चर्चा की जाती है। तो उपमा मतलब कि उपमा खाते हैं, मतलब कि वो साउथ वाले उपमा ज़्यादा खाते हैं। तो उपमा बनाने के ये गेहूँ काम आता है दोस्तों। तो यार दोस्तों ये तमिलनाडु में बोया जाता है। बोलते हैं कि टिटकम डाइकोकम गेहूँ कौन से राज्य में बोया जाता है? तो तमिलनाडु में ये गेहूँ बोया जाता है 1% क्षेत्रफल पर। फिर आता है टिटकम ड्यूरम। एक आता है टिटकम ड्यूरम। दोस्तों जो ये है ना, ये सूजी बनाने का काम आता है। क्या दोस्तों? ये सूजी बनाने का काम आता है। 12% क्षेत्रफल पर के ये गेहूँ बोया जाता है। सूजी बनाने का 12% क्षेत्रफल पर ये गेहूँ बोया जाता है। इसे मार्कोनी गेहूँ कहते हैं। मार्कोनी गेहूँ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मार्कोनी गेहूँ किसे कहते हैं? टिटकम ड्यूरम को मार्कोनी गेहूँ कहते हैं। उसके बाद आता है टिटकम एस्टिवम। जो टिटकम एस्टिवम है ना, टिटकम ये एस्टिवम है, ये जो 87% क्षेत्रफल पर गेहूँ उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे मैक्सिकन गेहूँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिकन गेहूँ कहते हैं दोस्तों। ठीक, मैक्सिकन गेहूँ या फिर बॉनी प्रजाति या बॉनी 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 गेहूँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बॉनी गेहूँ मैक्सिकन गेहूँ कहते हैं दोस्तों। ठीक, आपको समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट इसकी ले लें। फिर नेक्स्ट आते हैं, जैसे देखो धान का बता दिया, मक्का बता दिया, गेहूँ बता दिया। अब बताते हैं बाजरा को। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं बाजरा के ऊपर। और दोस्तों देखो दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर की क्लासें भी स्टार्ट हो गई हैं। अपने अपने भाइयों अपने मित्रों को जल्दी सूचना देंगे कि सेकंड सेमेस्टर की क्लास प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की जो अपने विषय मैंने तब बताया था ना, मैंने जो विषय अगली क्लास को क्या होता है, पेनिसेटम ट्राइफोल होता है। पेनिसेटम ट्राइफोल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पेनिसेटम ट्राइफोल होता है दोस्तों। और जो कुल तो आपको पता ही होगा कितनी खाद्यान्न फसलें हैं, उसका कुल क्या होता है? पोएसी होता है। ठीक दोस्तों, और जो गुणसूत्र संख्या होती है, इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर के 14 होती है। ठीक है दोस्तों, देखो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ऑप्शन दे देते हैं कि गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो कभी कभी देते हैं 2n बराबर के 13 दे देते हैं, 2n बराबर के 14 देते हैं। एक बार ऐसे एग्जाम क्या करो कि 2n बराबर का जोड़ा तो बनेगा नहीं, 13 तो कैसे भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो 2n बराबर की 14 इसमें गुणसूत्र संख्या होती है। मटर के हिसाब से मटर में कितनी होती है? 2n बराबर की 14 होती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, क्या आते हैं, क्या है इसका उत्पत्ति स्थान? क्या है दोस्तों? इसका अफ्रीका है। इसका क्या है दोस्तों? इसका भी अफ्रीका है। अफ्रीका, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना जाता है। क्या माना जाता है? अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है दोस्तों। अब बात करें इसमें प्रोटीन कितनी होती है दोस्तों? प्रोटीन इसमें दोस्तों होती है 11% प्रोटीन होती है दोस्तों। 11.6% या फिर कहते हैं। ठीक है, 11.6%। इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की बात करें, देखो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों इसमें कितना होता है? 73% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या मतलब कि दोस्तों बाजरे को है ना गरीबों, मतलब कि दोस्तों बाजरे को क्या कहते हैं? गरीबों का भोजन कहते हैं। गरीबों का भोजन भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, गरीबों का भोजन कहते हैं दोस्तों। और बाजरे मतलब कि दोस्तों, और बाजरे में जो जीन होती है ना, बाजरे में जो जीन होती है, बाजरा में जो जीन पाई जाती है, ये कौन होती है दोस्तों? टिप्स 23A होती है। कौन होती है? टिप्स 23A जीन होती है इसमें दोस्तों। अब बाजरे की जो बीज दर बात करें, बाजरे की बीज दर कितनी होती है दोस्तों? बाजरे की बीज दर दोस्तों कितनी होती है? बीज दर दोस्तों कितनी होती है बाजरे की? देखो बाजरे की बीज दर होती है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक दोस्तों, दाने वाले होते हैं ना तो कम लगता है, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। प्रति हेक्टेयर है ये, प्रति हेक्टेयर। ठीक दोस्तों, क्या है? प्रति हेक्टेयर है, बाजरे प्रति हेक्टेयर है। और अगर रुपाई बात करें, बाजरे की बीज दर रुपाई हेतु कितनी होती है? 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक दोस्तों, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है रुपाई के लिए।
आपको कुछ बेसिक जानकारी बता दें। देखो अलग अलग जैसे कि 5 का आंकड़ा हमने लिया है ना, तो 5 के आंकड़े के हिसाब से जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं। तो 5 जैसे आज बीज दर बता दें, उत्पत्ति समय बता दें, कल हम रोग बताएंगे, ठीक है, रोग बताएंगे और कीट बताएंगे और खरपतवार बताएंगे, अलग अलग चीज़ें बताएंगे, ठीक है दोस्तों, बुआई का समय बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं ज्वार का जो बॉटल नेम क्या होता है दोस्तों, सोरगम बाइकलर होता है। क्या होता है, सोरगम बाइकलर, सोरगम बाइकलर होता है। ज्वार का बॉटल नेम क्या होता है, सोरगम बाइकलर होता है दोस्तों। और इसमें फुल कौन सा होता है, फुल होता है पोएसी होता है, आपको पता ही होगा, इसमें कोई फुल पोएसी होता है, ठीक है दोस्तों, फुल पोएसी होता है। और हाँ, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इसीलिए मैंने ऐसे कुछ छांटे देखो जिसका एक ही सेम होगा। इसमें गुरसूत 20 होता है, इसका उत्पत्ति स्थान भी अफ्रीका है, ठीक दोस्तों, इसका भी उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। और इसमें गुरसूत कितना है, इसमें गुणसूत्र कितना है दोस्तों, इसमें गुणसूत्र कितना है दोस्तों, इसमें गुणसूत्र जो है 20, ठीक, उसमें भी 20 था, उसमें इसमें भी 20 है, ठीक दोस्तों। अब आते हैं क्या, हाँ देखो मक्कम 20 था, इसमें भी 20 है, मतलब कि ऐसे ही छांटे इसलिए कि सेम सेम हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसी ऐसी फसलें लाएंगी जो बिल्कुल सेम मिलती हों और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके, ठीक दोस्तों। उसमें आते हैं गुणसूत्र, इसमें 20 है, ठीक दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्या, इसका पुष्क्रम, पुष्क्रम कैसा है, पुष्क्रम पेनिकल, इसका पुष्पक्रम है, इसका पुष्पक्रम कैसा है, इसका पुष्पक्रम पेनिकल है दोस्तों, ठीक है, इसका पुष्पक्रम कैसा, पेनिकल पुष्पक्रम है दोस्तों। और दाना इसका मतलब कि दाना फल कैसा है, कैरियोप्सिस है, कैरियोप्सिस है दोस्तों, क्या है, कैरियोप्सिस है दोस्तों। कैरियोप्सिस इसका मतलब दाना या फल कहते हैं, तो खाद्यान्न फसलें जितनी हैं इसका फल प्रकार कैसा है, कैरियोप्सिस फल प्रकार है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन की बात करें, इसकी प्रोटीन कितनी होती है दोस्तों, प्रोटीन होती है 10% इसमें प्रोटीन होती है, 10% या तो 10% प्रोटीन होती है दोस्तों। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना होता है दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 72% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, क्या होता है। और एक बात करें, इसमें एसियन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एसियन पाया जाता है, मतलब कि जब पौधा ज्वार विकसित हो रहा होता है ना, तो शुरुआती अवस्था में एसियन पाया जाता है। जो एसियन ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो ये अम्ल होता है ना, अगर ये पशु खा लें, अगर पशु खा ले, ज्वार की चरी में ये पाया जाता है, अगर इसे पशु खा लेते तो पशु की मृत्यु हो जाती है। एसियन इतना हानिकारक होता है दोस्तों, क्या होता है, एसियन हानिकारक होता है दोस्तों। उसके बात करें कि CSH1 यानी कि CSH1, ठीक दोस्तों, CSH1 जो है प्रथम संकर की प्रजाति है, प्रथम ज्वार संकर प्रजाति है, संकर की प्रजाति, ठीक दोस्तों, क्या है दोस्तों, मतलब CSH1 जो है प्रथम संकर ज्वार की प्रजाति है, प्रथम संकर ज्वार की प्रजाति है CSH1 दोस्तों। CSH9 जो है ये सूखा सहनशील है, देखो CSH1 प्रथम संकर ज्वार की प्रजाति है, और जो CSH9 है ये सूखा सहनशील या लवड़ी या फिर छारी में उगाई जा सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इतना हो गया दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ठीक दोस्तों, इतना हो गया। अब 5 का आंकड़ा आपका समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी जो ये इसकी खेती बताई ना, कल बात करते हैं इसके कुल, इसके बात करते हैं कल क्या, इसमें कीट कौन सा लगता है, इसमें रोग कौन सा लगता है, और इसकी बुआई कब की जाती है, और इसमें जो खरपतवार कौन सा लगता है, किस प्रकार से इसका निपटारा की जाए, एकदम बेसिक से बताएंगे आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि सिंह बने सिंहासन की चिंता ना करें, जहाँ आप बैठोगे वहीं आपका सिंहासन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक जय हिंद।